प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार का पार्ट 3 डालने जा रहे हैं, जिसमें हम संचार के साधन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। इससे पहले हमने आपको समुद्री परिवहन और परिवहन के बारे में जानकारी दिए थे। अब देखते हैं संचार के साधन। और आप लोग जानते हैं कि संचार मतलब क्या है। संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और हम जानते हैं कि हमें आज तकनीकी युग में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं या देश विदेश तक की सूचनाएं हमें घर बैठे विविध माध्यमों से हमें प्राप्त हो जाती है। पहले पूर्व समय में संचार के साधनों की कमी हुआ करती थी, जिससे मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के सूचनाएं देना पड़ता था। लेकिन आज के युग में हम घर बैठे विदेश में भी बातें कर सकते हैं और अपने देश में भी बातें कर सकते हैं। और समाचार पत्रों, न्यूज़ों के माध्यम से, टेलीफोन और दूरभाष और फ़ोन के माध्यम से सारी जानकारी हमें अपने घर बैठे ही प्राप्त हो जाती है। या फिर कहीं हमें कोई जानकारी देना है तो वो जानकारी भी हम फैक्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं या ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो संचार के साधन ने हमारे जो जीवन जीने की शैली है उसको बहुत सरल कर दिया है। आज हमें हर चीज़ के लिए दौड़ करके बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता। आज का जो दौर चल रहा है उसमें ऑनलाइन माध्यमों से हम घर बैठे आज पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। तो सिर्फ ये किस वजह से कर पा रहे हैं, तो संचार के माध्यम के अनुसार ही। यदि हम चाहें तो संचार क्या है। संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण सम्मिलित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में संचार की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिए पहले पूर्व समय में सूचनाओं के पहुंचाने के लिए कबूतर का उपयोग किया जाता था। कबूतर क्या था? एक संचार का माध्यम था। और संचार के साधन आज महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके महत्वपूर्ण निम्नलिखित आधार हैं। हम देखते हैं संचार के प्रमुख क्या है आधार। और एक प्रश्न है दीर्घ उत्तरी। तो दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर ही है ये। हम देख रहे हैं दीर्घ उत्तरी का प्रश्न क्रमांक 4 है कि संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी कैसे हैं। तो हम इसके 4 पॉइंट याद करेंगे कि हमें मालूम है कि इस जो पाने वाला है, तो हमें 4 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार करना है। तो देखिए, संचार एक महत्वपूर्ण साधन क्यों है। तो हम देश के विकास कार्यक्रम की नीतियों के बारे में जनता में जागरूकता विकसित करना एवं राष्ट्र निर्माण करना संचार का मुख्य कार्य है। उसके बाद देख लीजिए कि संचार के माध्यम से घर बैठे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना और सुनना और देखना। घर बैठे विश्व की महत्वपूर्ण जो घटना है उसको पढ़ना, सुनना और देखना। विश्व के किसी भी कोने में अपने मित्र व परिवार वालों से बातचीत करना और युद्ध, दुर्घटना, भूकंप और आपातकाल आदि घटनाओं के समय स्थिति का समाचार देना और शीघ्र राहत सामग्री भेजने में भी सहायता करना। फिर है यातायात सेवाओं में मदद करना। संचार के ये मुख्य पॉइंट हैं। इसको आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट करना है। तो इस प्रकार से संचार का महत्व। अब हम देखते हैं संचार के साधन। संचार के साधन कौन कौन से हैं। तो भारत में जनता के लिए संचार की शुरुआत 1837 में प्रारंभ हुई थी। 1837 में। और उसके बाद में कौन कौन से साधन हैं, तो देखते हैं कि डाकघर। हम सभी डाकघर से परिचित हैं। जिस डाकघर में क्या किया जाता है, तो डाकघर में एक पत्र लिख करके उसमें डाल दिया जाता है, जो डाकिया के माध्यम से जहां हमें डालना था, जहां हमें पहुंचाना है, वो डाकिया के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए डाकघर संचार के साधनों में डाकघर का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में देश में डाकघरों की संख्या लगभग 1,56,000 है। कितनी है? तो 1,56,000। और औसतन एक डाकघर 21 वर्ग किलोमीटर में है और 6600 व्यक्तियों को अपनी सेवा देता है। 6600 व्यक्तियों को अपनी सेवा देता है। बड़े शहरों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से डाकघर वितरण व्यवस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। तो डाकघर को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। हम डाकघर के
को विस्तार से समझा रहे हैं कौन कौन से भाग हैं। तो देखिए इस राजधानी चैनल भारत के राजधानी से समझिए कि भारत के सभी राज्यों को राजधानी से जोड़ना, भारत के सभी राज्यों को। आप मुख्य पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि भारत के जितने राज्य हैं उनको राजधानियों से जोड़ना ही राजधानी चैनल है। इसमें कौन से रंग की पत्र पेटी होती है? तो पीले रंग की। किस रंग की? राजधानी चैनल में कौन से रंग की पत्र पेटी होती है? तो पीले रंग की पत्र पेटी होती है और निश्चित स्थानों पर राजधानी में लगाए जाते हैं। इसमें डाले गए पत्र कम समय में एक राजधानी से दूसरी राजधानी में पहुंचाए जा सकते हैं। तो देखिए आपने देखा कि राजधानी चैनल, तो राजधानी चैनल सभी राज्यों के राजधानी में रहते हैं। मेन पॉइंट याद करना कि सभी राज्यों की राजधानी में। और किस रंग की पेटी? तो पीले रंग की। किस रंग की? तो पीले रंग की। फिर आता है मेट्रो चैनल हल्के नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो हल्के नीले रंग का होता है और ये 6 जो मेट्रो शहर हैं, 6 मेट्रो शहर में लगाई गई है। तो मेट्रो चैनल नीले रंग का और 6 मेट्रो शहरों में लगाई है। तो मेट्रो चैनलों के नाम, मेट्रो जो शहर है उनके नाम देखिए, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद। ये नामों को आप याद कर लीजिए। और मेट्रो चैनल कौन सा रंग है? तो नीला रंग। फिर आता है ग्रीन चैनल स्थानीय पत्रों के प्रेषण हेतु हर बड़े शहरों में हरे रंग की पत्र पेटी होती है। हर जो बड़े शहर है वहाँ पर हरे रंग की पेटी होती है, ये ग्रीन चैनल कहलाता है। फिर आता है व्यापारिक चैनल। यह बड़े व्यापारिक घराने और कंपनी अपने पत्र सीधे डाकघरों की खिड़की पर रखते हैं, तो व्यापारिक चैनल हो गया। फिर आता है थोक डाक चैनल। रजिस्टर 250 और वित्त रजिस्टर 2000 से अधिक पत्र भेजने वाली संस्था छांटकर निश्चित डाक खाने में जमा करती है, ये थोक डाकघर चैनल हो गया। फिर आता है पीरियोडिकल चैनल, अखबारों और पत्रिकाओं को शीघ्र पहुंचाने वाला। अखबार और पत्रिका को शीघ्र पहुंचाने वाला चैनल कौन सा है? तो पीरियोडिकल, अखबार और पत्रों को भेजने वाला पीरियोडिकल। और स्पीड पोस्ट, यह सेवा का उद्देश्य प्राइवेट कोरियर है। स्पीड पोस्ट का उद्देश्य क्या है? प्राइवेट कोरियर। और एक्सप्रेस पार्सल सेवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। यानी आप लोगों ने कभी सुना होगा कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्रता से पहुंच जाती है। फिर आता है ई पोस्ट जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उन्हें यह सेवा प्रारंभ कर दी गई है। तो ई पोस्ट के माध्यम से, जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है उनको ये सेवा के माध्यम से, ई पोस्ट के माध्यम से कोई भी सामग्री जल्दी से पहुंच जाती है। फिर आता है ई बिल पोस्ट विभिन्न सेवाओं के भुगतान की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। अब हम देखते हैं कि ये हमने डाकघरों के बारे में पढ़ा अभी तक। अब हम पढ़ते हैं तार अमेरिकी थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीविज़न का नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इंटरनेट का विस्तारित नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है। इस सेवा में कोई भी व्यक्ति घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से देश विदेश के प्रत्येक घटना को देख सकता है, वो संपर्क कर सकता है। विश्व भर के लाखों कंप्यूटर सूचना केंद्रों से प्राप्त सूचनाओं और आंकड़ों को अपनी भाषा में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा के क्षेत्र में भारत का 4th स्थान है देश। देखिए मोबाइल फ़ोन और सेल फोन, जिससे सभी लोग परिचित हैं। मोबाइल फ़ोन और सेल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने 1970 में। और देखिए कि यह एक बेतार का तार जैसा फ़ोन है, जिसे मोबाइल फ़ोन या सेल फोन कहते हैं। यह फ़ोन को आप कभी भी जेब में रख कर ले जा सकते हैं, वहीं से फ़ोन कर सकते हैं और बाहर से फ़ोन भी प्राप्त कर सकते हैं। 2006 तक देश में यह सेवा का उपयोग 3.1 करोड़ लोग करोड़ थी, अभी तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। फिर आता है फैक्स मतलब कि संदेश को लिख करके कहीं पहुंचा देना, किसी दूसरे स्थान पर पहुंचाना। फैक्स एक प्रकार से लिखित संदेश प्राप्त करने या भेजने का साधन है। इसके लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है, इसे फैक्स मशीन कहते हैं। यह मशीन को टेलीफोन नंबर से जोड़ा जाता है और एवं संदेश लगा देते हैं। यह मशीन उस संदेश को कागज पर छाप देती है और साथ ही भेजने वाले का टेलीफोन नंबर और पता भी लिख दिया जाता है। अब देखते हैं हम ईमेल
ईमेल नाम से भी आजकल सब परिचित हो चुके हैं, क्योंकि आज के युग में सभी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो ईमेल देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो विशिवा अयोधुराज ने किया था। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। संदेश वाहन में भी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण साधन है। पहले कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ा जाता है, फिर उस पर संदेश टाइप किया जाता है। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ते हैं, फिर उस पर संदेश टाइप करते हैं, उस संदेश पर कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है और वहाँ भेजा जा सकता है। फिर आता है रेडियो। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने किया रेडियो का आविष्कार। और रेडियो के बारे में देखिए, यह एक महत्वपूर्ण संचार का साधन है। इसके द्वारा समाचार, घटनाएं और खेलकूद, कृषि सूचनाएं और वार्तालाप, मौसम, सुगम संगीत और शिक्षा और मनोरंजन के कार्यक्रम हम लोग रेडियो पर देखते ही हैं और रेडियो नाम से जानते ही, सबके घरों में रेडियो होता है। और भारत में दो निजी ट्रांसमीटरों के माध्यम से, दो निजी ट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? तो मुंबई और कोलकाता। रेडियो प्रसारण का श्री गणेश 1927 में हुआ था और 1930 में दोनों ट्रांसमीटरों को एकीकृत कर दिया गया और भारतीय प्रसारण सेवा का गठन किया गया। शासन ने इन्हें अपने हाथों में ले लिया और 1936 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। 1936 में क्या नाम कर दिया? ऑल इंडिया रेडियो। और 1957 में इसे आकाशवाणी किस नाम से जाना जाने लगा? आकाशवाणी। देश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या है 208 और 327 ट्रांसमीटर हैं। इसमें 149 मीडियम वेव के और 55 शॉर्ट वेव के और 123 FM ट्रांसमीटर हैं। और देश के 83.78 क्षेत्र में 98.8% जनता रेडियो के कार्यक्रम को सुनती है और ये निजी क्षेत्र में भी प्रसारण शुरू हो चुके हैं। अब हम देखते हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन के बारे में देखिए, दूरदर्शन का आविष्कार जॉन लोगी बोयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बोयर्ड ने। भारत में टेलीविज़न सेवा का नियमित प्रसारण 1965 में प्रारंभ हुआ। 1976 में इसे आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक की अलग ही संस्था बना दी गई। इसमें लगभग 87% से अधिक जनता और 1042 स्थल ट्रांसमीटर के माध्यम से दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हैं। और हम ये जो बता रहे हैं, ये दूरदर्शन के बारे में आपको लिखना भी है कि, और ये लघु उत्तरीय के प्रश्न क्रमांक 7वें का भी आंसर है। तो इसके मेन जो पॉइंट है आपको दूरदर्शन के, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। तो देखिए कि 1976 में विज्ञापन सेवा प्रारंभ हुई। तो दूरदर्शन की विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई, ऐसा भी पूछा जाता है। तो 1976 में। 1982 से दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रम प्रारंभ हो गए, 1982 से। और DD1 DD2 चैनल दिल्ली से प्रारंभ हो गए। तत्पश्चात 11 क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल भी प्रारंभ हुए। फरवरी 1987 से दूरदर्शन का प्रातःकालीन सभा शुरू हो गई और 26 जनवरी 1989 में दोपहर की सेवा भी प्रारंभ हो गई। इस प्रकार दूरदर्शन की तीनों सभाएं संचालित करके सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए गए। और एक चीज़ देखिए कि खेल संबंधी गतिविधियों के लिए DD स्पोर्ट्स चैनल, तो आपको पूछा जाता है खेल संबंधी गतिविधि के लिए कौन सा चैनल है? तो DD स्पोर्ट्स चैनल। गुणवत्तायुक्त शिक्षा गुणवत्ता ज्ञान चैनल। तो कभी कुछ क्वेश्चन पूछा कि शैक्षिक चैनल कौन सा है? तो DD ज्ञान दर्शन। शैक्षिक चैनल कौन सा है? तो DD ज्ञान दर्शन। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में नई जानकारी देने हेतु DD इंडिया चैनल प्रारंभ किया गया है। दूरदर्शन के अनेक निजी चैनल भी हैं। फिर आता है सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो सिनेमा का आविष्कार लाउस निकोलस और लुमियारी ने किया है। सिनेमा का आविष्कार लाउस निकोलस और लाउस लुमियारी ने किया है। सिनेमा पिक्चरों के बारे में भी आप लोग सभी जानते हैं। फिर आता है मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम समाचार पत्र और साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं। तो मुद्रण माध्यम मतलब जो हमारे घरों में न्यूज़पेपर आते हैं उसे ही मुद्रण माध्यम कहा जाता है। तो आप लोग जानते हो कि डेली के भी समाचार पत्र आते हैं, साप्ताहिक भी आते हैं। तो ये है मुद्रण
माध्यम। फिर आप आ जाइए उपग्रह संचार। तो लिए लघु उत्तरीय के प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर भी है उपग्रह संचार किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने मानव के हित की पूर्ति के लिए मशीनीकृत उपग्रह तैयार कर रोबोट की सहायता से स्थापित किया है। यह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए मौसम, प्राकृतिक संसाधनों और सैनिक गतिविधियों का चित्र देखते हैं। तो हमें पता हो जाता है, हम देखते हैं हर दिन कि कभी भी मौसम की जानकारी का पता हमें, मौसम की कब वर्षा होने वाली है जानकारियों का पता हमें पहले ही हो जाता है। तो किस माध्यम से होता है, तो ये उपग्रह के माध्यम से होता है। और देखिए कि भारत के कौन कौन से कृत्रिम उपग्रह हैं। तो आर्यभट्ट, एप्पल और इनसेट, IS ये सब कृत्रिम उपग्रह हैं। इस संचार के बारे में अध्ययन किए हैं। अब अगले वीडियो में हम विदेशी व्यापार और उसके आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।